अस्सलामुअलैकुम। चौधरी स्पीक में खुश आमदीद। आप लोगों ने पिछली एपिसोड में जाना कि कैसे पाकिस्तानी जासूस ने एक तकरीबकारी के कैंप में अपनी जगह बनाई और कैसे कामनी अग्रवाल को अपने शहर में मुब्तला किया। तो चलते हैं कहानी के अगले रुख की जानिब। इसको इन खसूसियात की वजह से इस कैंप में भेजा गया था। वो यहाँ आने वाले गुमराह नौजवानों को आस्तीन का सांप बनाकर इनके घरों में वापस भेजता था। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंटों में यह समझा जाता था कि एक मर्तबा बटवारी कैंप में कैप्टन पोसवाल के साथ 15 रोजा कोर्स करने के बाद किसी भी एजेंट में इंसानियत या मजहब नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह जाती। जानवरों की तरह इंसानों की चीर फाड़ इसका शौक था। इस पर 3 मर्तबा गैंग रेप साबित हो चुका था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर इसके खिलाफ कोर्ट मार्शल नहीं लगाया गया था। वो भला का शराब नोश और औरत के हवाले से खासा बदनाम था। लेकिन अजीब बात थी कि इन हरकत पर कभी संजीदगी से नोटिस नहीं लिया गया था। इसकी वजह क्या थी? इसका इल्म और किसी को हो ना हो, खुद कैप्टन पोसवाल को जरूर था। इसे आर्मी के असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए मुतअद्दिद मर्तबा हमसाया ममालिक में कत्लो गारत गिरी के लिए भेजा जाता था। हमसाया ममालिक की मुक्तदर शख्सियात को अपने आकाओं के हुक्म पर मौत की घाट उतार चुका था और ये सिलसिला हनूज जारी था। ब्रिगेडियर मल्होत्रा के इससे मुतालिक स्टैंडिंग ऑर्डर्स मौजूद थे कि इसकी तमाम गैर इखलाकी हरकतों को आखिर तक बर्दाश्त किया जाए। कामनी अग्रवाल और पोसवाल की दोस्ती चंद रोज पहले ही कायम हुई थी, जब दोनों की ड्यूटी इत्तफाक से नए बैच को तरबियत देने के लिए लगी थी। मुलाकात के 5वें रोज ही इसने कामनी की तरफ से मामूल का हाथ बढ़ाया, जिसे बुरी तरह से झटक दिया गया। ये इसके लिए शदीद धचका था। यहाँ ऐसा नामुमकिन था कि कोई इंस्ट्रक्टर लड़की से इनकार करे। वो तिलमला कर रह गया। कामनी जानती थी कि जल्द या बदेर इसे पोसवाल की हवस के सामने हथियार डालने ही होंगे। यूं भी इसकी ड्यूटी और क्या थी। राह ने इसे अपनी अदाओं से एजेंटों का दिल लुभाने और वक्त आने पर इन्हें अपने जिस्मानी हवस के जाल में फांसने के लिए ही तो यहाँ भेजा था। इसे यही तरबियत तो दी गई थी। पोसवाल इसका हम मजहब था, जबकि इन जैसों को बतौर चारा किसी भी रंगो नस्ल के आदमी के सामने फेंक दिया जाता था। इसकी तरक्की के लिए जरूरी था कि वो इसी फन में कमाल हासिल करे। जितना वो खुद को बेहतर साबित करती, इतना ही अपने ऑफिसरान आला के नजदीक वो मकबूल ठहरती। ऐसा इसके साथ पहली मर्तबा नहीं हुआ था। कभी कभी तो इसे खुद पर शक होने लगता था कि कहीं इसका काया तो नहीं पलट रही। इसे तो अब इनके नाम और शक्लें भी याद नहीं रही थी, जिन लोगों के साथ इसने गुज़िश्ता 5 बरसों में ताल्लुक पैदा किए थे। लेकिन ना जाने क्यों इसे पोसवाल पसंद नहीं आया। पोसवाल के जारहाना अंदाज ने इसके अंदर अपने काम के खिलाफ पहली मर्तबा बगावत पैदा की। इसे जिंदगी में पहली मर्तबा अपने आप पर, अपने पेशे पर गुस्सा आया। इससे तो बेहतर था कि वो कोई वैश्या होती। वो जानती थी कि अब तक इसकी नौकरी का जवाज इसके बेपनाह जहानत और खिदमात थी जो वो एजेंसी के लिए इंजाम दे रही थी। वो अक्सर अपने साथियों के मुतल्लिक सोचती कि किसी बाजार में जिस्म फरोशी करते हुए वो अपनी मौजूदा तनख्वाह से कहीं ज्यादा पैसे कमा सकती थी। काम तो जरा से फर्क के साथ यही, और कुछ करना इसके इख्तियार में था भी नहीं। पहले ही रोज जब ताहिर नए बैच के साथ यहाँ पहुंचा तो इसका माथा ठनका था। इसकी छठी हिस्स ने इसे मशकूक बना दिया था। ताहिर से मुतल्लिक इसके दिल में शक ने तब भी जगह पकड़ ली थी जब इसने कामनी अग्रवाल से पहली मुलाकात में इसके सरापे का मुकम्मल जायजा लेने का तकल्लुफ भी नहीं किया था। ऐसा नामुमकिन था जो शख्स अपने वतन का गद्दार हो, जिसने अपने ज़मीर गिरवी रख दिया हो, वो कभी बाकिरदार नहीं हो सकता। वहां तो वो लोग आते थे जिनका बस नहीं चलता था कि नजरों ही नजरों में इसे खा जाएं। इसे बतौर खास ये तरबियत दी गई थी कि भड़कीले और चुस्त लबास के साथ इनके दरमियान घुमा करे। वक्त आने पर इसे बारी बारी इनको खुश करके अपना मोती बनाना होता था, ताकि जिनसी हवस के जाल में फंस कर वो फिर कभी इसके चुंगल से निकल ना पाए। इसे अपने जेर कमान ग्रुप के हर तकरीबकारी के मुतल्लिक रोजाना रिपोर्ट फाइनल करना होती थी। इसको मामूली सी नफ्सियाती तब्दीली से मुतल्लिक भी अपने मास्टर को आगाही देनी होती थी। इसे चाहिए था कि वो ताहिर को अपनी रिपोर्ट में मशकूक या गैर मामूली लिखती, लेकिन इसने नॉर्मल ही लिखा। क्यों? इसने ऐसा क्यों किया? इस क्यों का जवाब इसे अभी तक नहीं मिल सका था। पहले ही रोज जब वो दौरान तरबियत ताहिर ने कैप्टन पोसवाल की दुर्गत बनाई तो किसी नादीदा ताकत ने कामनी अग्रवाल के कानों में चीखते हुए कहा था कि जरूर दाल में कुछ काला है।
یہ نوجوان اپنے آپ جو کچھ ظاہر کرتا ہے وہ ہے نہیں، اس نے جان بوجھ کر یہاں اینگری مین کا روپ دھارا ہوا ہے، جبکہ وہ کچھ اور تھا۔ وہ ضرور یہاں کسی اور مشن پر آیا تھا۔ کیا کامنی اگروال اپنے شک کا اظہار کرنل بھاٹیا کے سامنے کر دے؟ لیکن اس بات کا بھی کیا ثبوت تھا کہ کرنل بھاٹیا اس کی بات پر یقین کر لے گا؟ اس روز وہ کتنا متاثر دکھائی دے رہا تھا طاہر سے۔ کامنی اگروال نے آج تک کوئی ایسا ایجنٹ نہیں دیکھا تھا جو کرنل بھاٹیا کے ساتھ پہلے ہی روز ناشتہ کرنے کا اعزاز حاصل کر پائے۔ یہاں تو گنگا ہی الٹی بہ رہی تھی۔ اس نے فی الوقت خاموشی اختیار کر کے انتظار کرنے کو ہی غنیمت جانا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ اس کے متعلق غلط اندازہ قائم کر رہی ہو اور اس طرح کوئی نئی مصیبت گلے پڑ جائے۔ کامنی نے اس کے زیادہ نزدیک رہ کر اس کی حرکات و سکنات کو قریب سے دیکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پوسوال نے انہیں کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ ان تینوں کے علاوہ اس گروپ میں 7 نوجوان تھے جن میں سے کسی کا تعلق بھی ان کے ملک سے نہیں تھا۔ بٹواری کیمپ تک پہنچنے والے تقریب کاروں کے متعلق یہ رائے پہلے ہی قائم کر لی جاتی تھی کہ ان میں سے ہر تقریب کار نے اس سے پہلے ضرور بھارتی انٹیلیجنس کے کسی کیمپ میں دہشت گردی کی ابتدائی تربیت حاصل کر رکھی ہوگی۔ انہیں یہاں دراصل ایڈوانس کورس کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ سب ایک قطار میں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر اپنے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ پوسوال ایک ایک کے پاس جا کر ان کے سامنے چند سیکنڈ ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں جھانکتا اور پھر مطمئن ہو کر سر ہلاتا آگے بڑھ جاتا۔ طاہر کے سامنے اس نے کچھ زیادہ ہی وقت گزارا تھا۔ ویل ڈن۔ اس نے طاہر کے بازوؤں کی مچھلیوں کو تھپ تھپاتے ہوئے زہریلی مسکراہٹ سے کہا۔ پوسوال سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی کامنی اگروال نے بطور خاص پوسوال کی اس حرکت کو نوٹ کیا تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پوسوال کیسا کینہ پرور اور درندہ صفت ہے۔ اس بات کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ اس نے طاہر کو معاف کر دیا ہو، اور اس حرکت کے بعد تو اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ طاہر کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کیمپ میں پوسوال کے ہاتھوں دوران تربیت کسی ایجنٹ کا مارا جانا کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا جس کا کوئی نوٹس لیتا۔ نوجوانوں کو اس نے دہرادون کے پہاڑی علاقوں میں گھنے اور خطرناک جنگلوں میں تربیت دینی تھی، اور ایسے خطرناک راستوں کی بھول بھلیوں میں کسی بھی ایجنٹ کی موت کے لیے کوئی بھی بہانہ تراشا جا سکتا تھا۔ کامنی اگروال ایسے واقعات کی عینی شاہد تھی۔ جب سری لنکا کے ایک تامل نوجوان تقریب کار کی کسی بات سے ناراض ہو کر پوسوال نے اس کے ہاتھ میں ایسا بم تھما دیا تھا جو وقت سے 2 منٹ پہلے ہی اس کے ہاتھ میں پھٹا اور اس کے جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ اس پر ایک معمولی سی رپورٹ فائل کی گئی اور کہا گیا کہ نوجوان نے غلطی سے ٹائمنگ صحیح نہیں رکھی تھی۔ وہ انسانوں کو مارنے کے درجنوں معصومانہ طریقے جانتا تھا۔ اپنے زیر تربیت جوانوں کو وہ یہی تو بتایا کرتا تھا کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو کس طرح لا علم رکھ کر آسانی سے کوئی خطرہ مول لیے بغیر موت کی گھاٹ اتار سکتے تھے۔ وہ زہر خورانی کا ماہر تھا۔ روسیوں نے اسے زہر کا علم سکھایا تھا۔ انسانی جسم میں زہر کو منتقل کرنے کے ایسے طریقے جانتا تھا جس کا عام حالت میں شاید کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کامنی سہم کر رہ گئی۔ وہ نہ جانے کیوں نہیں چاہتی تھی کہ طاہر اس طرح بے موت مارا جائے۔ کامنی اگروال کی معاونت سے پوسوال انہیں ابتدائی سبق دیا اور اس کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد کلاس کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ کامنی کو اس وقت اپنی تربیت کے مطابق ان نوجوانوں کے ساتھ ان کے کمروں تک جانا تھا۔ بڑے نامحسوس انداز میں اس صورتحال سے متعلق ان کے خیالات جاننے کے بعد اپنی آج کی رپورٹ لکھنی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اچانک ہی پوسوال اسے اپنی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ کم آن ڈارلنگ۔ اس نے بڑے بے تکلف سے کامنی کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ کامنی کے لیے یہ کوئی غیر معیوب حرکت نہیں تھی، لیکن پوسوال نے بڑے غلط وقت کا انتخاب کیا تھا، اور پھر ان نوجوانوں کے سامنے پہلی مرتبہ اسے اپنی ذلت کا احساس ہوا۔ مسٹر پوسوال پلیز ابھی نہیں، مجھے اپنی آبزرویشن رپورٹ دینی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نے کھسمسا کر پوسوال سے الگ ہوتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا، لیکن ابھی ان کے اور نوجوانوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں بڑھا تھا۔ پوسوال نے اچانک اسے جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے بے بس کر دینے کی حد تک قابو کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کامنی کو اس کی آنکھوں میں خون اترتا دکھائی دے رہا تھا۔ مسٹر پوسوال صاحب، مجھے اس نے دوبارہ گھبرا کر اپنی بات دہرانی چاہیے۔ میں جانتا ہوں تجھے کیا کرنا ہے، اپنے یار سے ملنا ہوگا۔ سالی ہمارے ہوتے ہوئے ان مسلوں سے اس نے جانے کس کو گالیاں بکنیاں شروع کر دی۔ کامنی کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا انڈیل دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پوسوال کی بدباطنی نے طاہر کو خیالی دشمن بنا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ اس نے کامنی اگروال کا رویہ اس کے تئیں کچھ بہتر دیکھ کے رائے قائم کی تھی، اور اب دنیا کی کوئی طاقت اس رائے کو نہیں بدل سکتی تھی۔ آل رائٹ، مجھے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ کامنی نے ڈرتے ہوئے اور خوف کے ملے جلے کیفیت کے تحت خود کو اس سے الگ کرنا چاہا۔
ऐन इन लम्हात में जब इनके दरमियान कशमकश जारी थी, पोसवाल की जहांदीदा और मकार नजरों ने कर्नल भाटिया को कमरे से बरामद होते हुए देख लिया था। इन हालात में इसने कामनी अग्रवाल को छोड़ देना ही मुनासिब जाना, क्योंकि वो जानता था कि कर्नल भाटिया कामनी अग्रवाल के लिए नरम गोशा रखता है और इसका शुमार ब्रिगेडियर मल्होत्रा के मुखालिफ ग्रुपों में होता है। पोसवाल ब्रिगेडियर मल्होत्रा का खास आदमी समझा जाता था। इसने खून के घूंट पीकर कामनी को अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया, लेकिन इस तरह हाथ आए शिकार को इसके पंजे से निकल जाना इसकी आतिशे इंतकाम को भड़काने के लिए काफी था। इसका खून खोल रहा था, इसके अंदर मौजूद दरिंदा बेदार हो चुका था, जानवरों का खून पीने और कैप्टन पोसवाल इस वक्त ड्रकोला बन चुका था और इसकी ख्वाहिश थी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो वो कामनी अग्रवाल के खून से अपनी हवस की प्यास बुझाए। इसके लिए ये कुछ मुश्किल नहीं था, इसे तो ऐसे शिकार का ज्यादा मजा आता था। डोंट वरी बेबी, बेफिक्र रहो बेबी, इसने फुंकारते हुए कहा और तेजी से मुड़कर अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। खौफ और गुस्से से सहमी कामनी अग्रवाल नौजवानों के ताक़ुब में चल दी। जिंदगी में तवील अरसे के बाद इसने अपनी आंखों में नमी उतरी देखी। आज तक ऐसा हुआ नहीं था, शायद बचपन या दौराने तालीम वो कभी ऐसी जज्बाती कैफियत का शिकार रही हो। आज इसे पहली बार शिद्दत से अपनी बेबसी का एहसास हुआ था। इसे याद आया जब वो खुशी से फूले न समाते हुए अपने वालिदैन को रॉ में अपनी सिलेक्शन की खबर दे रही थी तो पुलिस इंस्पेक्टर सूरज अग्रवाल कुछ बेचैन सा दिखाई देने लगा था। सूरज अग्रवाल इसका बाप था, लेकिन दोनों के दरमियान बाप बेटी से ज्यादा दोस्ती का रिश्ता था। जब इसने पहली मर्तबा अपने बाप को बताया कि वो रॉ के लिए दरख्वास्त देने जा रही है तो सूरज अग्रवाल ने इसके इस फैसले पर खुशी का इजहार नहीं किया था। पिताजी, आप तो खुद पुलिस ऑफिसर हैं, फिर भी इसने हैरानी से दरियाफ्त किया। बेटा, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, इसीलिए तुम्हारे इस फैसले से कुछ ज्यादा खुश नहीं हूँ। तुम पुलिस में क्यों अप्लाई नहीं करती? इसने कदरे तशवीश से कहा। पिताजी, आप जानते हैं कि मुझे एडवेंचर लाइफ गुजारने का शौक है, मैं एक इंटेलिजेंस ऑफिसर बनकर ज्यादा खुशी महसूस करूंगी। इसने अपने बाप को बज़ाहिर ये बात कहकर मुतमईन कर दिया था, लेकिन सूरज अग्रवाल कभी मुतमईन नहीं हुआ था। इसने बादल ही नख्वास्ता अपनी बेटी के फैसले पर साथ किया। नौकरी पर जाने के पहले ही रोज इससे राजदारी का जो हलफ लिया गया, इसने कानूनी तौर पर कामनी को पाबंद कर दिया था कि वो अपने बाप के साथ भी इस मसले से ज्यादा बात ना करे। इसके बाप को भी इस बात का इल्म था। जब कभी इसकी कामनी से मुलाकात होती, एक फिक्रा मामूल के मुताबिक जरूर कहा करते थे, कैसी जा रही है तुम्हारी सीक्रेट सर्विस? एकदम शानदार पिताजी, कामनी की तरफ से रटा रटाया जवाब मिलता। कामनी अग्रवाल एक दो मरतबा सोचा कि अपने घर वालों को यह बताए कि वो इंटेलिजेंस ऑफिसर की हैसियत से सिवाय एक वैश्या के और कोई काम नहीं कर रही, तो शायद शर्म से इसके वज़ादार वालिदैन मर ही न जाए। इसने कभी अपने काम की नौयत से आगाह नहीं किया था, अलबत्ता मुख्तलिफ शहरों में अपने तबादले की खबर जरूर दिया करती थी, लेकिन वो भी ऑफिसरान की इजाजत से। आज इसे जिंदगी में पहली मर्तबा एहसास हुआ था कि इसने बाप की बात ना मानकर सख्त गलती की है, ऐसी गलती जिसका खमियाजा अब इसे मरते दम तक भुगतना होगा, क्योंकि एक मर्तबा रॉ में आने वालों के लिए वापसी का कोई दरवाजा खुला नहीं रहता और वो अपनी रिटायरमेंट के बाद भी रॉ की नजरों में रहते हैं। ताहिर के कमरे के दरवाजे पर पहुंचने तक वो खुद को कदरे नॉर्मल कर चुकी थी, लेकिन न जाने क्यों ताहिर को वो नॉर्मल दिखाई नहीं दे रही थी। वो कामनी के लिए अपने दिल में कुछ हमदर्दी के जज्बात महसूस कर रहा था। दूसरे तकरीबकारों के बरक्स इसने कन अखियों से पोसवाल की बदतमीजी का जायजा लिया और इसे बाखूबी अंदाजा हो चुका था कि ये सब कुछ इसका किया धरा है। यहाँ रवायात के मुताबिक कोई भी ज़ेरे तरबियत तकरीबकार किसी भी वाक़े हादसे कार्रवाई पर ना तो तबसरा कर सकता है, ना ही तजस्सुस जाहिर कर सकता है और ना ही किसी भी तरह इसमें दखल अंदाजी कर सकता है। तकरीबकारों की वफादारी का अंदाजा लगाने के लिए अचानक ही इनकी सफ़ों में किसी ऐसे तकरीबकार को इंस्ट्रक्टर बाहर निकालता है और इन सब के सामने वहशियाना अंदाज में बगैर कोई वजह बताए तशद्दुद शुरू कर देता है। कभी कभी यूं भी होता है कि इसकी तशद्दुद की ताब ना लाकर तख्ता मश्क बनने वाला मौत की राह पर गामजन हो जाता है, लेकिन क्या मजाल जो इनके किसी साथी के कान पर जूं भी रेंगती हो। वहां मौजूद इंस्ट्रक्टर हीलो बहानों से इनके जज्बाती, जिस्मानी और नफ्सियाती हरकत का जायजा लेते रहते हैं। किसी भी एजेंट को अगर अबनॉर्मल पाते हैं तो इसको एक बोर्ड के सामने पेश किया जाता है, जो इसका तवील इंटरव्यू लेने के बाद इसकी किस्मत का फैसला किया करते हैं। अचानक ही